नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और मैं हूं आपका फ्रेंड, हमेशा आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड वीडियो लाया करता हूं। अभी मैं निबोस IGC के ऊपर फोकस किया हूं, जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट कंप्लीट कर पाऊं। और जो भी अभी या फ्यूचर में आने वाले खासकर हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग अच्छा कमेंट करते हैं, जिससे कि लगता है कि मैं किसी का हेल्प कर पा रहा हूँ। और मैं भी जो भी समय यहाँ पे दे रहा हूँ, किसी न किसी का कैरियर के लिए ग्रोथ हो रहा है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वर्किंग एट हाइट। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कहीं भी जाएंगे तो हाइट के बिना कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है और ये कोर्स पास होने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप जो है इस वीडियो को सिस्टमेटिक देखिए, और मैं बोलूँगा कि बुक पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद इसको देखिए, तो हमें लगता है कि दोनों को रिलेट करेंगे ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और मेरे इस सब्सक्राइबर का कमेंट था कि सर सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस कंपनी में हैं और आपका लक क्या है, ठीक है ना। जनरली सेफ्टी ऑफ सुपरवाइज़र जो हैं अपने यहाँ, जो मैंने एवरेज पे स्केल से निकाला था, और हमारे जो दोस्त या जो हमारे अंडर में काम करते हैं उनका मैं देख रहा हूँ, तो जो सेफ्टी सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो लगभग 20,000 यानी कि 2.4 लाख जो है ना पर एनम का एवरेज में मिल जाता है। कुछ लोग कम भी कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी कमाते हैं, ये एवरेज सैलरी है। वहीं आप देखेंगे तो जो सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी है वो 30,000 का एवरेज है इंडिया में, और ये ज़्यादा होगा और ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन एवरेज 30,000 जो है। और सेफ्टी इंजीनियर्स की भी सैलरी 35-30 इसी के अराउंड रहता है। और सेफ्टी मैनेजर की जो सैलरी है वो 50 अबव 56-57 जो है एवरेज में चलता है अभी इंडिया में। बट क्या है ना, कुछ कंपनियों का सैलरी का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसे देते हैं। और कुछ कंपनियां जानते हैं जितने पैसे बच जाए बचा लो। तो ऐसी कंपनियां जो है ना बहुत कम में हायर करना चाहती है, और कुछ लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन होते हुए भी कम पैसे में काम करते हैं। तो ये सब भी फैक्टर है। बट आप अगर अभी सेफ्टी का कोई कोर्स कर रहे हो ना, अगर आप सिंपल आपका ग्रेजुएशन है ना, तो आप निबोस किए हो, तो मान लो कि 20-25 के अराउंड तो आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ेगा। बट अगर आप बीटेक हो और आपने सेफ्टी का कोर्स किया है और रिसेंटली आपने कहीं ज्वाइन करेंगे, तो आपको 25-30 हज़ार तो मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, या 20 से 30 मान लीजिए कि मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका 2-3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर 30-35-40-45 इसके, और आपको 5-6 साल के बाद आप मैनेजर हो जाएंगे, तो आपको 50 एबव भी मिलेगा। बट मैंने बताया कुछ लॉक फैक्टर भी है, और कुछ आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आप कैसे किस चीज़ को बोल पाते हो, डील कर पाते हो, इसके ऊपर भी है। तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि आप निबोस IGC कोर्स कर रहे हैं। तो आई होप जो है आपको इंडिया में नहीं तो अगर आप एब्रोड में अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। बट आप अपना इंग्लिश, अपना नॉलेज इम्प्रूव करें और प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने साइटों पे सोचिए कि क्या मैंने जो पढ़ा वो चीज़ यहाँ पे है क्या। ये चीज़ को अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उनको समझाएं। ये इसलिए नहीं समझाएं कि मैं उन्हें समझाना है, हमें इसलिए समझाएं कि हम खुद बोलेंगे ना तो हमारा अपना एक्सपीरियंस होगा। इस व्यू से काम करेंगे ना, तो हमें लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। केवल पास होने के लिए ही नहीं, बट आपको फ्यूचर के लिए जो करियर ग्रोथ है ना, वो आपको एक स्किल डेवलप होगा बोलने का भी। और आप प्रैक्टिकली जब सोचेंगे तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी बहुत सारे ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी ये वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्किंग एट हाइट। आप जानते हैं कि वर्क एट हाइट जो है एक मेजर एक्सीडेंट का सोर्स है। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वर्क एट हाइट के चलते ही होता है। और वर्क एट हाइट वेयर देयर इज रिस्क ऑफ फॉल, कहीं भी फॉल का चांस होना, उसको हम लोग वर्क एट हाइट बोलते हैं। जहाँ भी कहीं फॉल होने का चांस हो। ऐसा नहीं कि जैसे अभी जो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड 1.8 मीटर है, और कई जगहों पे ये 2 मीटर भी रहता है, बट ये 1.8 मीटर स्टैंडर्ड है। तो अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे गड्ढा है,
जो कि इसमें भी आप 2 मीटर अंदर गिर सकते हैं, ये भी एक वर्क एट हाइट है, जबकि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, तो ऐसा इसमें कहा जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि ज़मीन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है जहाँ भी रिस्क ऑफ फॉल है, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे ऊपर हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो कई लोग बोलते हैं कि ज़मीन से 1.8 मीटर ऊपर गए तो हाइट हो गया, नहीं, वो कहीं भी ऐसा हो सकता है जहाँ भी 1.8 मीटर डीप में गिरने का चांस हो, चाहे ऊपर, जैसा भी हो सिचुएशन, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो कि पर्सनल इंजरी अनलेस प्रिकॉशन आर टेकन, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो पर्सनल इंजरी होगा। तो आइए देखते हैं वर्कर एट रिस्क, कौन कौन से वर्कर हैं जो वर्क एट हाइट पे काम करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टील वर्कर तो काम करते ही हैं, जो स्टील वगैरह लगाते हैं। स्क्रैप होल्डर जो है, स्क्रैप होल्डिंग के जो बांधते हैं, जो कपलिंग करते हैं, वो ऊपर चढ़ना पड़ता है। रूफर्स जो रूफ बनाते हैं, जो ढलाई वगैरह काम करते हैं, या लकड़ी का रूफ बनाते हैं या उसके ऊपर सीट लगाते हैं। और इंजीनियर्स जो ये सब काम करवाते हैं हाइट पे, उनको हाइट पे जाना पड़ता है। और वेल्डर्स जो कि हाइटों पे स्ट्रक्चर का वेल्डिंग करते हैं, रूफ पे वेल्डिंग करते हैं, या बड़े बड़े टावर बनाते हैं, जो भी है। मेंटेनेंस स्टाफ जो कि मान लो कि मशीनरी वगैरह ऊपर में है, उनको चढ़ के मेंटेनेंस करना है, वहाँ पे वेल्डिंग करनी है, कटिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है। पेंटर, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो पेंटर है ना, उनको हाइट पे चढ़ के ही पेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग तो ऊपर ही होता है। विंडो क्लीनर, बहुत सारे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे साइड में विंडो रहता है, जिसमें कि कोई एक्सेस नहीं रहता है जाने होने का, इसमें उनको ऊपर से रस्सी के सहारे चढ़ के और उसके ऊपर काम करना होता है, चेरी पिकर के सहारे। और वर्कर फॉलिंग, तो इसमें चांस ये रहता है कि या तो वर्कर गिर जाए, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने ये बताया ना, ये सभी गिर जाए ऊपर से काम करते हुए, या जो मटेरियल लेके ये काम कर रहे हैं ना वो गिर जाए। यही दो मेन रिस्क होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है, इसमें डेथ हो सकता है, सिचुएशन कैसा है। या अगर डेथ नहीं हुआ तो नेक और स्पाइनल इंजरी, यानी कि जो आपका रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उस स्पाइनल कोड जो उसमें होता है, उसकी इंजरी हो सकती है, या नेक में इंजरी हो सकती है। ब्रोकन बोन हो सकता है, हड्डियाँ टूट जाती है, ऊपर से गिरे हड्डी टूट गई, जैसे पेड़ पर चढ़े गिरे हड्डी टूट गई, ऐसा होता है। ब्रेन डैमेज, और जब सिर के खासकर दूरी कम होना तो सिर के सहारे आदमी गिरता है, जिससे कि उनको ब्रेन डैमेज हो जाता है अंदर। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जैसे हम कहीं भी हाइट पे काम करेंगे ना, जैसे ये ग्राउंड लेवल है और हम हाइट पे काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि सीधा सीधा ये जो डिस्टेंस है ना, इस कोई भी आदमी जब गिरता है ना सीधा ही गिरता है, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो वो स्ट्रेट ही गिरता है जनरली, ठीक है ना। तो फॉल फ्रॉम एनी हाइट कैन कॉज इंजुरी एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज ओनली वन फैक्टर। तो फॉल ऑफ लेस देन 2 मीटर कैन कॉज डेथ और मेजर इंजुरी। आप कई लोग मानते हैं कि ज़्यादा दूरी पे गिरने के बाद ही आदमी को प्रॉब्लम होगा, जबकि 2 मीटर से कम में भी डेथ और मेजर इंजुरी हो सकता है। ज़्यादा कम दूरी होना तो आदमी को रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता है और सिर के सहारे वो गिर जाता है, जिससे उसको ज़्यादा चोट आता है। उसके बाद रूफ, जब हम रूफ पे काम करते हैं ना, ये भी एक हाइट का खतरा यहाँ पे गिरने का होता है, यानी कि रूफ वर्क जो है, जैसे ये बिल्डिंग है और ये इसके ऊपर रूफ है, इस तरह का भी रूफ हो सकता है, इस तरह का फ्लैट भी रूफ हो सकता है। तो रूफ वर्क इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, पार्टिकुलर डैमेज अराइज विथ 2 टाइप्स ऑफ रूफ। तो एक रूफ होता है फ्रेजाइल रूफ। फ्रेजाइल रूफ किसको बोलते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे ना, जो सीट वगैरह जो है एस्बेस्टस रख देते हैं उसके ऊपर, या ऐसे रूफ जैसे आप देखे होंगे कि जो धूप के दिनों में धूप आने के लिए एक प्लास्टिक का रूफ डाल देते हैं उसके ऊपर, जिससे थ्रू धूप आता है, अंदर में सनलाइट आता है। और ऐसे रूफ को जो है ना, वो आप जब चढ़ेंगे ना तो ये टूट जाता है, टूटने का खतरा रहता है। या आप देखे होंगे जो एस्बेस्टस बोलते हैं ना अपने गाँवों में, या उसको हम लोग करकट भी बोलते हैं, जो सीमेंट का बना होता है, इसके ऊपर रखते हैं, ऐसा ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर भी चढ़ने पे ना ये कभी कभी ख़राब होने के चलते टूट जाता है अपने आप, इसको बोलते हैं फ्रेजाइल रूफ। और रूफ स्ट्रक्चर नॉट डिजाइन टू कैरी लोड, इस पर किसी आदमी को चढ़ने के लिए या लोड के लेने के लिए नहीं बना होता है। और ये जनरली सीमेंट का बना होता है, एस्बेस्टस का बना होता है, ग्लास का बना होता है, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का बना होता है। और जब आप इस पर चढ़ेंगे ना
तो टूट जाएगा, टूटेगा तो वर्क एट हाइट से गिरने का खतरा रहेगा। कुछ रूफ स्लोपिंग होते हैं, जैसे मैं बताया, आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रियों में इस तरह का रूफ होता है स्लोप, और ये स्लोप पे जब आप काम करते हैं ना, तो इसमें जब आप गिरते हैं ना, तो आपका बॉडी एस्केलेरेट होता है, और एस्केलेरेट होने के चलते जो है ना आप फास्ट गिरते हैं, और इसका खतरा, इसमें चोट लगने का और ज़्यादा संभावना रहता है। स्लोपिंग रूफ जो पिच ग्रेटर देन 10 डिग्री हो, पिच किसको बोलते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं फ्लैट रूफ है और हम लोग इस तरह का बनाया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 10 डिग्री, तो ये जो स्लोप है ये 10 डिग्री से ज़्यादा होना, तो ज़्यादा खतरा होता है गिरने का और चोट लगने का। इंजरी मेड वर्स बाई एस्केलेरेशन डाउन रूफ, जब इस पर आदमी गिरता है ना तो एस्केलेरेट होता है, और एस्केलेट होने के बाद एकदम फास्ट मूव होगा, और यहाँ नहीं गिरेगा, और दूरी में जाके यहाँ पे गिरेगा, तो इसमें और भी चोट लगने का चांस ज़्यादा रहता है। रिस्क फैक्टर फॉर वर्क एट हाइट, कौन कौन सा रिस्क है फैक्टर जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए? तो एक तो है डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल। मान लीजिए कि जिस रूफ पे आप काम कर रहे हैं, अगर ये मटेरियल ख़राब हो गया हो कुछ समय के बाद, मान लें 10-20 साल के बाद ख़राब हो जाता है, जब इसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो ये क्या होगा, आप गिरने का यहाँ से चांस रहेगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड एज, आप इस पे काम कर रहे हैं और ये एज जो है प्रोटेक्टेड नहीं है दोनों तरफ से, तो आप यहाँ से गिरने का चांस रहेगा आपका। अनस्टेबल एक्सेस इक्विपमेंट, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर आपको चढ़ के काम करना है, तो सीढ़ी अगर आपने लगाया है इसके ऊपर चढ़ने के लिए और प्रॉपर ये एंगल मेंटेन नहीं है, यहाँ पे सिक्योर नहीं है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाए जब चढ़ेंगे तो, और ये टॉपल होने का चांस रहेगा। फिर जो है वेदर, अगर वेदर सही नहीं है, मान लेते हैं कि आंधी आ रहा है और तूफान आ रहा है, अगर ये हवा में आपने सीढ़ी लगाया है तो क्या होगा, ये सीढ़ी गिरने का चांस रहेगा। इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये हो सकता है ये स्क्रैप फोल्डिंग है, ये स्क्रैप फोल्डिंग है, तो ये पलटने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो ये वेदर कंडीशन हो सकता है कि स्क्रैप फोल्डिंग है, पानी आ रहा है और इसके जो पाइप होते हैं ना, ये जो नीचे लगे रहते हैं, ये पाइप इसमें मिट्टी में धंस जाएगा और धंसने से ये क्या होगा, टॉपल होने का चांस रहेगा। तो वेदर कंडीशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पानी आ रहा है तो हो सकता है सरफेस स्लिपरी हो जाए, आप फिसल के गिर जाएंगे। और उसके बाद फॉलिंग मटेरियल, यानी कि जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई कोई सामान रख के काम करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, मटेरियल तो गिर सकता है इसके ऊपर से। तो क्रम्बलिंग ब्रिक वर्क, लूज टाइल्स वगैरह हम जब इसके ऊपर रखेंगे, तो जब भी कोई यहाँ पे मान लेते हैं नीचे खड़ा है तो इसके ऊपर ये गिरने का चांस रहेगा। उसके बाद जो है बैड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह नहीं लगे हैं, स्टोरेज अच्छा नहीं है, पैर से लगने से या ऐसे भी ये फॉल हो जाएगा। बैड हाउसकीपिंग है, एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रीज, यहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे वेस्ट इसके ऊपर रख दिया तो ये गिरने का चांस रहेगा। गैप इन प्लेटफॉर्म, जब हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना तो ऐसे पटरा लगाते हैं, प्लांक इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में, तो बीच बीच में क्या है ना, पटरे के बीच में आप इस तरह का गैप छोड़ देते हैं, इस तरह गैप छोड़ देते हैं, और इस गैप से जो है गिरने का चांस रहता है। गैप्स इन प्लेटफॉर्म सरफेस, ओपन अनप्रोटेक्टेड एजेस, ठीक है ना। बहुत सारे जो हैं, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ओपनिंग है, यहाँ पे मान लेते हैं होल है, तो जब भी कोई जाएगा और इसमें अंदर गिर जाएगा, तो इस तरह का ओपनिंग है या एज जो है, ये किनारा जो है इस तरह का अनप्रोटेक्टेड है, तब भी गिरने का चांस रहेगा। थ्रोइंग थिंग्स ऑन एंड ऑफ द रूफ, जैसे जब भी आप देखेंगे इस तरह का काम होता है ना, तो कोई व्यक्ति नीचे से ब्रिक वगैरह जो है ना, इस तरह का ब्रिक ये नीचे से ऊपर फेंकता है इस आदमी को पकड़ने के लिए, इसमें भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है अगर ये अच्छे से नहीं पकड़ता है, या कभी ना कभी तो आपका लक साथ नहीं देगा, तो इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। थ्रोइंग थिंग्स ऑन एंड ऑफ द रूफ। उसके बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज है आपके लिए, व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्क एट हाइट फॉर ए विंडो क्लीनर। अगर कोई विंडो क्लीन कर रहा है तो उसके लिए क्या खतरे होंगे, डिस्कस द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द रिस्क। तो आप जानते हैं किसी भी बिल्डिंगों में ना, लंबी लंबी बिल्डिंगें होती है, साइड में आजकल ग्लास लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको क्लीन करना है तो सीढ़ी लगा नहीं सकते, इतना बड़ा ये 10 मंजिला बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग है, खासकर मुंबई वगैरह में देखेंगे, तो इसके ऊपर से रस्सी लगा के ऐसे लटक के और इसको क्लीन करते हैं, यहाँ पे आदमी लटक के इसके ऊपर क्लीन करता है। तो इसमें क्या खतरे हैं, तो इसमें आंसर भी दिया गया है, मैं उसको देख के बता देता हूँ। तो फॉलिंग ऑफ द लेडर, अगर लेडर लगा के काम विंडो क्लीन कर रहे हैं ना, तो लेडर हो सकता है, लेडर स्लिप हो सकता है, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो पेंट वगैरह लेके काम कर रहे हैं वो गिर सकता है। इससे कंट्रोल मेजर क्या होंगे, तो कंट्रोल मेजर अवॉइड वर्क एट हाइट, जैसे हम हायरार्की में पढ़े हैं
कि कंट्रोल मेजर को पहले अवॉइड करना है, मतलब सॉरी हायरार्की क्या एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, लास्ट में पीपीई है। तो उसी प्रकार पहले अवॉइड करो, यानी क्या करो, नॉन सीमर ग्लास टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई ग्लास यूज़ करो टेक्नोलॉजी जिसमें डस्ट वगैरह लगे ही नहीं। यूज हाई रिच इक्विपमेंट ओनली सूटेबल फॉर 2 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना। और प्रिवेंट फॉल, जैसे क्रेडल वगैरह का यूज़ करें, जैसे हम बताया ना, उसके ऊपर क्रेडल यूज़ करेंगे, जिससे कि मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड कंसिक्वेंस ऑफ फॉल अरेस्टर का यूज़ करेंगे। उसमें फॉल बैक अरेस्टर भी लगाते हैं रस्सियों में, ये भी कर सकते हैं। और इसको कैसे हम लोग रिड्यूस करें, ठीक है ना, इफेक्ट। तो रिड्यूस करने का क्या है, ऑलवेज में इंक्लूड ए मिक्सचर ऑफ द फ्लोइंग नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ टास्क, कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड सुपरविजन, सुटेबल ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, वर्किंग प्लेटफॉर्म, पीपीई दे दें, फॉल अरेस्टर सिस्टम का यूज़ करें, वेदर कंडीशन अच्छे में काम करें, हेल्थ ऑफ वर्कर का उसमें ध्यान दें कि सही है कि नहीं, हाइट पे काम है, उसको हाइट फोबिया तो नहीं है, एंड कंप्लायंस विद द रेगुलेशन जो भी वहाँ पे है, इस तरह का आप कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे हम जनरल में, कि कोई भी वर्क एट हाइट है, हमें किस तरह से उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो वर्क एट हाइट को कंट्रोल करने का आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल हमेशा याद रखेंगे। हमने एलिमेंट मतलब कि इसमें GC1 पेपर में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह ना इसी को पाएंगे, और आप अगर याद नहीं है ना तो फिर आपको हर जगह मुश्किल होगा। तो सबसे मैं आपको एक बार और रिपीट करा दूं, पहले होता है एलिमिनेट, ठीक है ना, ये सॉरी एलिमिनेट, उसके बाद होता है रिड्यूस, उसके बाद होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, ठीक है ना, उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और उसके लास्ट में होता है पीपी। यही हायरार्की है, ठीक है। तो अवॉइड वर्क एट हाइट, सबसे पहले आपको काम नहीं करना है वर्क एट हाइट पे, यानी कि अगर कुछ ऊपर जाके क्लीन करना है तो नीचे ही क्लीन कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये कोशिश करना है। उसके बाद प्रिवेंट फॉल, अब नहीं काम करना जरूरी है तो प्रिवेंट फॉल करें। तो प्रिवेंट फॉल कैसे करेंगे, गार्डरेल वगैरह लगाएंगे, है ना। मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड कंसिक्वेंस ऑफ फॉल, यानी कि हार्नेस वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि गिरे लेकिन ऊपर ही आदमी लटक जाए, नेट लगा दे, सेफ्टी नेट। उसके बाद तो ये हैं कुछ चीज़ें, इसमें काम नहीं करेगा। प्रायोरिटाइज कलेक्शन प्रोटेक्शन ओवर पर्सनल प्रोटेक्शन व्हेन अप्लाइंग द लास्ट 2 कंट्रोल, ठीक है ना। कलेक्टिव प्रोटेक्शन जो है ना वो ध्यान देना है कि वो मिले। पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है पीपीई होता है, ठीक है ना, जिससे एक आदमी को अगर सेफ्टी बेल्ट पहनाते हैं एक ही आदमी बचेगा, बाकी लोग गिरने का चांस रहेगा। तो कलेक्टिव प्रोटेक्शन जो है ना वो कैसे देते हैं, जैसे सेफ्टी नेट वगैरह लगा दिया, है ना, उसको बैरिगेशन कर दिया, है ना। तो बैरिगेशन करने से अब जितने भी लोग इसके अंदर रहेंगे ना सब बच जाएंगे, अब हर आदमी को। लेकिन अब इस आदमी को बेल्ट पहनाया तो यही आदमी बचेगा, इसलिए कलेक्टिव प्रोटेक्शन पे आपको ध्यान देना है, न कि केवल पर्सनल प्रोटेक्शन पे। तो अवॉइड, सबसे पहला था अवॉइडिंग वर्क एट हाइट। तो अवॉइडिंग वर्क एट हाइट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये जनरल एग्जाम्पल है, बट आप अपने सिचुएशन के अनुसार सोचेंगे। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट मिलता है जिसको आपको अपने साइटों पे अप्लाई करना होता है। तो मॉडिफाई द वर्क प्रोसेस, यानी कि ऐसा वर्क प्रोसेस कर दे जिसमें हाइट में काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, जैसे वर्क फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक गांव में एक आदमी आम तोड़ता है, तो आम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो चढ़ के पेड़ पे ऊपर चढ़ के आम तोड़ना है, इसमें गिरने का खतरा है। एक क्या करते हैं, वो डंडे में जाली लगाते हैं और डंडे से ही तोड़ लेते हैं, तो हम क्या हुआ, नीचे से ही काम कर लिया, है ना। एक और एग्जाम्पल दूँ, पेंट कर रहे हैं आप, मान लो कि एक मंजिला बिल्डिंग में पेंट करना है, आप 2 तरीके से पेंट कर सकते हैं। एक सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के पेंट कर सकते हैं ब्रश से, और एक डंडे में वो रोलर ब्रश आता है जिसमें आप लगा के और नीचे से ही डंडे से पेंट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया, नीचे से ही आदमी काम कर रहा है, इसमें क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया वर्क प्रोसेस। तो ये एग्जाम्पल दो, आपको लगता है प्रैक्टिकल है आपके आसपास का। मॉडिफाई ये डिज़ाइन, यानी कि चेंज डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर सो दैट स्टील इज असेंबल्ड एट द ग्राउंड लेवल एंड क्रेन्ड इनटू द प्लेस। कुछ चीज़ें जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जाके उसको असेंबलिंग करने की आवश्यकता होती है ना। तो उस चीज़ को अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है नीचे ही असेंबल कर दें, ठीक है ना, और इसको फिर हाइट पे भेज दें यहाँ पे, तो क्या होगा, हमें हाइट पे काम करना बच गए, केवल ये क्रेन उठा के इसको ऊपर रख दिया। बट ये चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक पार्ट को ले जाएं ऊपर और यहाँ पे हम लोग उसको असेंबल करें। तो आप देखें ना, इसमें खतरा ज़्यादा है क्योंकि आदमी ऊपर गया, यहाँ पे आदमी नीचे ही था। तो ऐसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं।
और मे नॉट पॉसिबल टू अचीव, कभी कभी ये चीज़ करना मुश्किल होता है, हर जगह नहीं कर सकते हैं, बट आप सोचेंगे ना तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ करिए। इसीलिए तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर बना हुआ है, ठीक है ना, कि आप ये नहीं तो ये करिए, ये नहीं सबसे पहले, लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस सबसे पहले जो टॉप में रहेगा ना उसका रहता है। एवॉइडिंग वर्क एट हाइट, अब एवॉइडिंग वर्क एट हाइट में फैक्टर टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग कंट्रोल मेजर्स, जब भी कोई भी कंट्रोल मेजर हम लेंगे ना तो उसमें ये सारे फैक्टर्स को, ये सारे बातों को ना हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेचर, जॉब का नेचर है कैसा है, यानी कि कम समय के लिए काम करना है कि जब ज़्यादा समय के लिए काम करना है। आप देखे होंगे कि हम कम समय के लिए जाते हैं, आधा 1 घंटा काम करना होता है, उतर जाना होता है। इसके लिए हम स्क्रैप फोल्डिंग ला के खड़ा करेंगे, बहुत पैसे लगेंगे और ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट वगैरह का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और या हो सकता है कि बार बार ये जगह चेंज हो रहा हो, तो उसके लिए वो चेरी पिकर आता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल एलिवेटेड वर्ड प्लेटफॉर्म, JLG बोलते हैं। हम लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे वो 4 चक्के होते हैं, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म लगे रहते हैं और उसके चलते जो है वो घूम घूम के आप उसके काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टास्क, अगर लंबे समय ड्यूरेशन है ना टास्क का, ज़्यादा समय काम करना है तो आप बिल्ड में नहीं काम कर सकते हैं। तो अगर लंबे समय तक काम करना है, सबसे अच्छा स्क्रैप फोल्डिंग खड़ा कर लीजिए। तो ये चीज़ कंसीडर करना है तो कंट्रोल मेजर अप्लाई करने से पहले। कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन, ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है तो उसके लिए कुछ अलग, नहीं कॉम्पिटेंट है तो उसके लिए अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की। ट्रेनिंग नीड्स, क्या जो वर्कर काम कर रहे हैं वो ट्रेंड हैं उस कामों के लिए, नहीं तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना है। प्लानिंग एंड सुपरविजन नीडेड, जो काम हो रहा है वो कितना क्रिटिकल है, किस तरह का प्लानिंग चाहिए, सुपरविजन, ये सारा कंसीडर करना है उस समय। मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, जहाँ पे हाइट पे काम हो रहा है क्या वहाँ आने जाने का सड़क है, अच्छे से सड़क मतलब कि आने जाने का रास्ता है। सुटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस एंड प्री यूज चेक, सारे इक्विपमेंट को प्री यूज चेक और मेंटेनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है ये भी देखना है वहाँ पे। PPE किस तरह का चाहिए वहाँ पे, किस तरह का हेलमेट चाहिए, किस तरह का हार्नेस वगैरह चाहिए वहाँ पे। वेदर कंडीशन क्या है जहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ मॉइस्चर हो सकता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा सन हो। और हेल्थ ऑफ वर्कर, इसमें काम करने के लिए वर्कर की हेल्थ की क्या, जैसे हो सकता है ऊपर में कन्फाइंड है इसमें काम कर रहा हो तो वर्कर का हेल्थ ज़्यादा अच्छा चाहिए। नीड फॉर ए रेस्क्यू प्लान, क्या जहाँ पे काम हो रहा है कुछ ऐसा रेस्क्यू प्लान चाहिए, कोई आदमी फंस जाए तो उसको उतारने के लिए, निकालने के लिए वहाँ से। कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, और जो भी वहाँ पे वर्क एट हाइट का रेगुलेशन है, जो एक्ट है आपके गवर्नमेंट के, उसको अप्लाई करना है। प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल्स, अब कैसे मटेरियल को फॉलिंग के लिए रोकेंगे, इसके लिए आइए जानते हैं। प्रॉपर प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है, और ताकि प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट एंड फॉलिंग मटेरियल किया जा सके। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच वर्क शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड शुड यूज देयर नॉलेज, जो भी है ना एक्सपीरियंस्ड उसके पास होना चाहिए और अपना नॉलेज यूज़ करना चाहिए। तो द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ करेक्ट एक्सेस इक्विपमेंट, कहाँ पे किस तरह का एक्सेस इक्विपमेंट, एक्सेस इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, जैसे लेडर हो गया और बहुत तरह के मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है उस तरह का। करेक्ट प्रोविजन एंड हैंडलिंग ऑफ टूल एंड मटेरियल, है ना। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग उनको मिलना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क मेथड होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड वर्क इन बैड कंडीशन, जहाँ भी बैड कंडीशन हो ना वहाँ पे काम मैं तो कहूँगा बंद कर दीजिए उस समय के लिए। प्रिवेंटिंग फॉल एंड फॉल मटेरियल्स में फॉल हायरार्की आइए देखते हैं। पहले तो आपको कोई मटेरियल ना गिरे, इसके लिए सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म होना है, आदमी ना गिरे और मैन ना गिरे, ठीक है ना। प्रॉपर इंस्टॉल्ड सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, जैसे आप देख रहे हैं ना स्क्रैप फोल्डिंग प्रॉपरली खड़ा किया गया है और कोई मटेरियल ऊपर से गिराने के लिए चूट बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इक्विपमेंट टू अरेस्ट फॉल, और जैसे कि फॉल अरेस्टर हम पहनते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, कोई मटेरियल ना गिरे इसके लिए सेफ्टी नेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और फॉलिंग मटेरियल को रोकने के लिए फिट टो बोर्ड एंड ब्रिक गार्ड, जैसे ये स्क्रैप फोल्डिंग है सपोज, या हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पे हमको काम करना है इसके ऊपर में। तो अब हम यहाँ पे जब काम कर रहे हैं ना
तो यहाँ पे ब्रिक रखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक टो बोर्ड लगाते हैं 4 इंच का, और फिर एक बड़ा सा भी लगा लेते हैं, और यहाँ तक मान लेते हैं कि ये है। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि जो 4 इंच का रहता है उससे कोई ब्रिक वगैरह नहीं गिरेगा, कुछ ठोकर लगा किसी चीज़ को तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसको बोलते हैं टो बोर्ड। ये 4 इंच का होता है, ठीक है। और ब्रिक गार्ड थोड़ा सा उससे ऊंचा रहता है, ताकि ब्रिक वगैरह जो रखेंगे ना वो गिरेगा नहीं, मान लेते इतना ऊंचा, कमर के इतना जो है ना गार्ड रहता है, जिसमें कोई आदमी ना गिरे। इफ़ रिस्क रिमेन डेब्रिज नेटिंग एंड कवरिंग वॉकवे, कई जगह ये लगाने के बाद भी गिरता है सामान, तो फिर इसके लिए नीचे में एक नेट लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि कोई सामान भी गिरे तो इसमें वो आ जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पे टो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, हमको लगता है ब्रिक है, ब्रिक गार्ड, ठीक है ना। टो बोर्ड ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता 4 इंच का, लेकिन ये ऊंचा रहे तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए 4 इंच से। अब आइए देखते हैं कि गार्ड रेल एंड टो बोर्ड। तो गार्ड रेल और टो बोर्ड को अलग अलग समझते हैं। गार्ड रेल क्या होता है, आदमी को गिरने से बचाता है, ठीक है ना, गार्ड करता है। गार्ड रेल्स जो कि फुली इनक्लोज द प्रोटेक्टेड एज करता है, यहाँ पे किनारे में कोई आदमी गिरे नहीं, ये बचाता है। रोबोस्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई आदमी इस पे लटक भी जाए तो गिरे नहीं। सिक्योरली फिक्स होना चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में, यहाँ पे सिक्योरली फिक्स हो। हाई इनफ होना चाहिए, यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड है 1 मीटर से ज़्यादा, 1 पॉइंट समथिंग, कमर के इतना मैं मानता हूँ, तो उतना होना चाहिए ताकि कोई आदमी गिरे नहीं। नो लार्ज गैप, इसमें देख रहे हैं ना आप, गैप है यहाँ पे, ये ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा माइनर तो गैप रहेगा ही, बट कोई मटेरियल ऐसा ना हो गिरे जिससे किसी के नीचे में चोट लग जाए। और टो बोर्ड जो है ना, टो बोर्ड फिटेड एट द एज, ये एज में किनारे में फिटेड होना चाहिए, है ना। ये 4 इंच मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक गार्ड, जैसे यहाँ तक और चौड़ाई में ब्रिक गार्ड यहाँ पे लगा दिया, है ना, कोई मटेरियल ना गिरे और ऊंचा कर दिया इसको। तो ये दोनों का काम है अलग अलग, गार्ड रेल और टो बोर्ड का। वर्क प्लेटफॉर्म जो है लार्ज इनफ टू अलाउ, जो ये वर्क प्लेटफॉर्म है, देख रहे हैं ना, ये इस पे हम लोग चढ़ के काम करते हैं, तो ये इनफ होना चाहिए कि हम इसके ऊपर आसानी से काम कर सकें और हमारा मूवमेंट अच्छा हो, और मजबूत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका क्राइटेरिया। ये लार्ज इनफ हो टू अलाउ सेफ यूज़, कैपेबल ऑफ बियर रिक्वायर्ड लोड को बियर कर पाए, और फुली बोर्डेड होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया ना कि पेंट जब करते हैं खासकर हाई राइज बिल्डिंगों में ना, इस तरह का सस्पेंडेड इक्विपमेंट यूज करते हैं, ऊपर में रस्सी से बंधा होता है। ये 2 रोप है, देख रहे हैं ना, एक रोप तो इसमें लगा है और एक फॉल अरेस्टर में लगा रहता है, ताकि एक रोप टूट भी जाए ना तो दूसरा रोप आपको बचा ले, क्योंकि वहाँ गिरने के बाद आपको जान जाना ही जाना है, तो इसलिए डबल सेफ्टी लेके वहाँ पे काम करते हैं। और ये जैसे कि सस्पेंडेड, इसको क्रेडल बोलते हैं, ठीक है ना, झूला जो बोलते हैं ना, ये झूला कह सकते हैं आप, क्रेडल मीन्स। और ये फुली गार्डेड और टो बोर्ड, इसमें कहाँ टो बोर्ड, ठीक है फुली गार्डेड और टो बोर्ड होना चाहिए। पर्सनल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट जो है ना, सस्पेंडेड क्रेडल बोलते हैं ना, जैसे इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है ना, ये इस तरह का, ठीक है, जिसमें आदमी चढ़ के काम करता है, इसमें टो बोर्ड लगा होना चाहिए, और ये गार्ड होना चाहिए इस तरह का ऊंचाई में गार्ड, तभी तो आदमी इसके अंदर में काम कर पाएगा ना, है ना। और कुछ पर्सनल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट जो है ना, ये एक्सेस इक्विपमेंट जैसे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बोट स्वैन चेयर, इसको बोलते हैं बोट स्वैन चेयर, या इसको झूला भी बोल सकते हैं ना। इसमें लाइट एंड शॉर्ट टर्म वर्क के लिए है, जैसे विंडो क्लीन करके तुरंत उतर जाना है, 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। सिमिलर कंट्रोल टू एब्सेलिंग, इमरजेंसी रेस्क्यू, अगर हम हाइट पे काम करते हैं ना, तो हमें चांस है कि हम उसके ऊपर ही लटक जाए, सेफ्टी बेल्ट में ही बेहोश हो जाए, ऊपर में हमें चोट लगे और हम अब खुद नहीं उतर सकते हैं। ऐसे में इमरजेंसी रेस्क्यू की आवश्यकता होती है। आप समझ लीजिए रेस्क्यू और इवैक्यूएशन में क्या अंतर है। रेस्क्यू में कोई आदमी कहीं फंस गया ना तो अपने से नहीं आ पाता है, जबकि इवैक्यूएशन में क्या होता है ना कि कोई आदमी
को केवल सायरन बजाना होता है और अपने आप वो बाहर निकलता है, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब वो खुद निकल जाता है। तो रेस्क्यू में जैसे कोई वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है और बेल्ट लगाया काम किया और बेल्ट में गिरा और बेल्ट में गिरने से वो बेहोश हो गया और ऊपर में लटक गया, बेहोश नहीं भी हुआ तो वो अपने से अब बेल्ट के सहारे बाहर नहीं आ सकता है, उतर नहीं सकता है। तो अब हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है। और जब हम रेस्क्यू करते हैं ना, तो रीजनेबली फोर्सिएबल इवेंट जो है, इसमें हम लोग सिंपल जो रेस्क्यू होता है ना, ये मेरे निबोस आईजीसी में आया था, लेकिन मैं उस समय हमें याद नहीं आ रहा था। तो पुटिंग अप ए लैडर, एक सीढ़ी रखते हैं और उस आदमी को उतार लेते हैं, ये सिंपल सा रेस्क्यू है। मैकेनिकल रेस्क्यू कैसे होता है, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, जैसे इस तरह का रहता है, यहाँ पे एक गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना, और इस तरह का इसमें बूम लगे होते हैं, इसको बोलते हैं मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर आदमी जाता है और उस आदमी को उतार लेता है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी जैसे लटका हुआ है बेल्ट से, तो इसको उतार लेता है। और ट्रेंड ऑपरेटिव, ये जो भी इसको उतारने वाले हैं, जो रेस्क्यू करने वाले हैं ना, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि रेस्क्यू कैसे करते हैं, अदरवाइज और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बात आती है फॉल अरेस्ट। जब कुछ गिरे तो हम कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, तो कलेक्टिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, दो तरह का फॉल अरेस्ट होता है, एक तो कलेक्टिव और एक पर्सनल। मैंने आपको बताया कलेक्टिव में जिसमें सबके लिए प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि नेट लगा दिया, कोई आदमी ये काम कर रहा है और गिरने के बाद इधर नेट लगा दिया मान लेते हैं, तो ये आदमी गिरने के बाद इस नेट में आके फंस जाएगा और इसे चोट नहीं लगेगा। और जैसे एयर बैग, ऊपर में काम कर रहे हैं, नीचे में एयर बैग लगा देते हैं, अगर कोई आदमी गिरेगा भी तो एयर बैग के ऊपर गिरेगा। सॉफ्ट बैग, ठीक है ना, तो ये सब बेस्ट सिस्टम और प्रोटेक्ट ऑल वर्कर होता है, ठीक है ना। हमें कलेक्टिव प्रोटेक्शन पर पहले ध्यान देना है और बाद में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव पे ध्यान देते हैं, जिसमें फॉल अरेस्ट हार्नेस होता है, जिसमें फुल बॉडी हार्नेस या इसको सेफ्टी बेल्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये होना चाहिए 1 और 2 लैंडयार्ड का हो सकता है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिंगल लैंडयार्ड है यहाँ पे लगा हुआ, और इनको एंकर पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए लगाने के लिए, जहाँ पे ये फंसा सके, नहीं तो लाइफ लाइन बंधा होना चाहिए ऊपर में। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं सेफ्टी बेल्ट को, और साथ में इंस्पेक्शन और ऑफ इक्विपमेंट जो है टाइमली होना चाहिए। जैसे मैं एवरी 15 डेज पे चेक करता हूँ अपने जितने भी सेफ्टी बेल्ट हैं, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वर्कर शुड बी ट्रेंड एट वर्क एट हाइट। जो भी वर्कर को मैं क्या करता हूँ कि जो भी वर्कर आते हैं ना, सबसे पहले उनकी मेडिकल टेस्ट होती है, हाइट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और फिर ये होने के बाद फिर उनको वर्क एट हाइट पे 1 डे का ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, और तब ये जाके कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और तब जाके ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी वर्कर आए तो उसको ट्रेंड होना चाहिए कि वर्क एट हाइट पे कैसे काम करना है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि सेफ्टी बेल्ट लगाना कैसे है। कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। आपके यहाँ जिस तरह काम है, ब्रिज वर्क है, सिविल वर्क है, बिल्डिंग वर्क है, तो जिस तरह का काम है ना, आप उसके अनुसार एक स्लाइड बनाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो वर्कर शुड हैव अवेयरनेस ऑफ द हजार्ड, उनको पता होना चाहिए कि वर्क एट हाइट पे क्या खतरे हैं। मैंने इसके पहले भी टीवीटी पे एक वीडियो बनाए थे, जिसमें बताया था कि जब भी किसी वर्कर को काम पे लगाना है ना, तो उनको पूछना है कि बताओ तुम्हारे काम में क्या क्या खतरा है, खतरे गिनाओ, काउंट करवाओ, 10-5 खतरे वो काउंट करवाएगा, पूरे खतरे, उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर बताओ, ठीक है ना। तो वो अवेयर होना चाहिए। और एडिशनल ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड बाई लॉ फॉर यूज़ ऑफ सम इक्विपमेंट, ठीक है ना। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट है ना जिसको यूज़ करने के लिए उनको लॉ के अनुसार बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए। तो ऐसे जैसे ब्रीथिंग अपरेटस अगर रेस्क्यू के लिए है तो BS8 ऊपर में काम करना है, चाहे और भी हो सकते हैं। अब हाइट पे जब हम काम करते हैं ना, तो लेडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग लेडर जानेंगे और साथ में स्टेप लेडर जानेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक ही वीडियो में करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि जनरली जब हम हाइट पे काम करते हैं ना, तो 2 खतरे होते हैं, एक कोई आदमी गिर जाए और दूसरा कोई मटेरियल गिर जाए।
आदमी ना गिरे इसके लिए सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट ये सब का प्रयोग करते हैं, या उसको अवॉइड करते हैं कि ऊपर जाए ही नहीं, ठीक है ना। और मटेरियल ना गिरे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टो बोर्ड, ब्रिक गार्ड वहाँ पे लगाते हैं, प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अच्छे से, और सारे मटेरियल जो भी टूल्स ले जाते हैं वो बैग में भर के ले जाएंगे या बांध के रखेंगे वहाँ पे। तो यही 2 मेन फैक्टर होता है। और हम लोगों ने जाना कि टेम्प्रोरी क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना चाहिए अगर हमको कंट्रोल में लेना है, कितने समय के लिए काम है, किस तरह का काम है ना। और रूफ के बारे में देखा कि एक स्लोप रूफ था और एक फ्रेजाइल रूफ था। स्लोप रूफ में ज़्यादा ही खतरा होता है गिरने का। तो हम लोगों ने यही मेन ये समरी था जो मैंने आपको बताया कि आदमी गिर सकता है या तो, और वर्क एट हाइट जो है 1.8 मीटर का स्टैंडर्ड है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग वो जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं लेडर वगैरह उस पर वीडियो बनाएंगे इसके बाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इतना देख लिए तो कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।